हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। जी सर, आ रही है। ठीक है, तो हम उसको बताएं कि ये वैल्यू लैग कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, और उससे ये वाला नुकसान हो रहा है। और उसके बाद हम, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इस क्लास से पहले ये इसी पे लिख रहा था। पहला हमारा जो मेन हेडर होगा कि हाउ एजुकेशन विदाउट वैल्यूज क्रिएट्स क्लेवर डेविल्स। फॉर एग्जांपल, बड़े सिंपल टर्म्स में हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा? Education's failure to create tolerance in the minds results in degeneration of democracy. आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? पहला पॉइंट था कि education's failure to create tolerance in the minds results in degeneration of democracy. अब क्लियर है? ओके, तो सिंपली हमने उसको बताया कि वैल्यू कौन सी लैक कर रहा था एजुकेशन हमारा? टॉलरेंस की। और उससे इशू क्या हुआ? डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी डीजनरेट होती है इससे। फिर इफ एजुकेशन फेल्स टू क्रिएट वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, पीपल बिकम इन्वॉल्व्ड इन करप्शन एंड embezzlement ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। करप्शन बहुत बड़ा इशू है, नॉट जस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड, बल्कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा इशू है। तो करप्शन पे बात की जा सकती थी। फिर अब इसमें वैल्यूज कौन सी मैंने जिक्र किया? ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। फिर अगला हमारा पॉइंट कि एजुकेटेड लीडर्स हु लैक वैल्यूज ऑफ ऑनर एंड कमिटमेंट। ऑनर एंड कमिटमेंट की वैल्यूज जिन लीडर्स में नहीं है, ग्राइंड देयर ओन एक्सेस, इग्नोरिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड हर्ट नेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। सारी बात कर दी कि नेशनल इंटरेस्ट इग्नोर होता है उससे, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, और नेशनल इंटीग्रेशन अफेक्ट होती है। वैल्यूज कौन सी हैं? ऑनर एंड कमिटमेंट। विदाउट वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। किस चीज की रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस? रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर रिलीजिको कल्चरल डाइवर्सिटी। रिलीजन की भी बात कर ली, कल्चर की भी बात कर ली। सोसाइटीज एग्जैसरबेट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड एक्सक्लूजन। उन सोसाइटीज में एक्सक्लूजन होती है, वो इंक्लूसिव सोसाइटीज नहीं होती। और कल्चरल और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं। फिर लीडर्स की बात की है कि पॉलिटिकल लीडर्स हु लैक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक्सप्लॉइट द मैसेज बाय डेंजरस स्लोगन्स ऑफ नेशनलिज्म, रेसिज्म एंड पॉपुलिज्म। अब यहाँ पे वो जो एक क्लेवर डेवल वाला एलिमेंट है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि बजाय हम उसको ऐसे जनरली इश्यूज के पे बात करें जो जो के वैल्यू से डिस्कनेक्टेड फील हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने वैल्यू मेंशन की है और साथ ही उसका चैलेंज मेंशन किया है कि वो फिर कैसे क्लेवर डेविल्स जो हैं वो क्या करते, क्या हैं डेविल्स, क्यों हैं वो क्लेवर? तो इस वजह से हैं क्योंकि एजुकेटेड है। डेविल्स क्या है? वो फिर साथ वैल्यू और उसका नुकसान साथ ही जिक्र कर दिया। ये मैं आपसे आउटलाइन शेयर करूंगा। Devoid of concerns for safety and security of humanity, the big industrialists cause ravages to Mother Earth and destroy ecological balance of the planet at the altar of their selfish profit motives. इसी तरह एक इलीट्स पे बात कर लिया है कि जो हाईली एजुकेटेड इलीट्स हैं हर सोसाइटी के, उनमें वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी नहीं होती। इस वजह से वो स्टेटस को प्रिजर्व करते हैं और वॉइसेस फॉर चेंज जो है उनको सुप्रेस करते हैं। इस तरह एक सेक्शन में आप इन दोनों चीज़ों को ट्रीट करेंगे, फिर जनरल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे एजुकेशन के, जिस वजह से वैल्यूज को मतलब क्यों वैल्यूज, क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम
डिवॉइड ऑफ वैल्यूज क्यों है, क्या रीजंस है हमारा फ्लॉड एजुकेशन, उस पे अब फिर कुछ हम उनको चैलेंजेस बताएंगे। मिसाल के तौर पे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब नॉर्मली जब हम प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं तो हम ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर इस तरह टॉपिक आया जिसमें उसका फोकस ही वैल्यूज है, तो फिर यहाँ पे हम ये बात जरूर करेंगे कि हमारे पास आर्ट्स एंड लिटरेचर, जिनको हम जनरली ह्यूमैनिटीज कह देते हैं, और साइंसेस, हमारे पास साइंसेस और ह्यूमैनिटीज की जो सेग्रीगेशन है कि कुछ साइंसेस में जा रहे हैं कुछ आर्ट्स में जा रहे हैं, जो हमारा करिकुलम ही पुअरली डिजाइंड है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि हमारे पास आप देखें, जो आर्ट्स के लोग हैं जनरली वो टॉलरेंट होते हैं, ह्यूमैनिटीज के लोग हैं जनरली वो पीस लविंग होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एक हमने एजुकेशन इटसेल्फ इसको जो सेग्रीगेट कर दिया, इसको जो डिवाइड कर दिया, तो एक ये रीजन बनी है। इस तरह जो अब यहाँ पे जनरली हम ये बात नहीं लिखते कि हमारे पास टीचर्स मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन इस ऐसे में ये बात आप जरूर लिखेंगे कि आपके पास जो ट्रेनर्स हैं आपके, एक तो वो खुद पुअरली ट्रेंड है, दूसरा वो मोटिवेटेड नहीं है। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत अशद जरूरी है। अगर आपने एक नेशन पैदा करनी है तो फिर आपके टीचर्स को उस तरह से मोटिवेटेड भी होना पड़ेगा, और फिर आप उसको इसकी रिकमेंडेशंस लिख देंगे। अब हम कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं, इसका एक ब्रीफ आइडिया हम सबको हो गया। कुछ टॉपिक्स हम और देख लेते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन मेक्स ए पीपल इजी टू लीड, ये मैं टाइप कर रहा हूं यहाँ पे, कोई टेक्स्ट करे मुझे, बल्कि यहाँ पे मैं चैट से। एजुकेशन मेक्स अ पीपल easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave। ये मैसेज सबको शो हो रहा है जो मैंने टाइप किया है? ठीक है, तो ये देखें इस पे क्या क्या बात करेंगे। एजुकेशन मेक्स अ पीपल इजी टू लीड बट डिफिकल्ट टू ड्राइव, इजी टू गवर्न बट इम्पॉसिबल टू एनस्लेव। इस पे कैसे बात करेंगे? किफायत, किफायत आप क्लास में है? और भी कोई जिसको भी समझ आता है कंट्रीब्यूट करें। पहले तो समझें कि इसमें वो बात क्या कर रहे हैं। बेसिकली वो एक ही बात कर रहा है कि उनको, अगर एक एजुकेटेड नेशन को भेड़ बकरियों की तरह आप ड्राइव नहीं कर सकते। गवर्न करने का मतलब ये है कि आप उन्हें किसी ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज के मुताबिक तो ट्रीट कर सकते हैं, और उनकी मर्जी से आप ट्रीट कर सकते हैं। एजुकेशन इन प्रोवाइड्स ह्यूमन राइट्स, जुबैर कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करती है एजुकेशन। सर सेकेंडली इट सेज के इसमें लिबर्टी आ जाती है इंसान में, सेंस ऑफ लिबर्टी पैदा करती है एजुकेशन। चलिए, मतलब हमने समझ लिया। एजुकेशन से आप इंसानों को जबरदस्ती नहीं, उनको गवर्न जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी मर्जी से गवर्न किया जा सकता है। उनकी, मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जनरल विल की बात कर रहा है, पॉपुलर सॉवरेंटी की बात कर रहा है, कि एजुकेटेड लोगों के ऊपर
उनको बाय whims एंड विशेस ऑफ द लीडर्स नहीं चलाया जा सकता। हमारे ये जहांगीर साहब मुगल जो रूलर हैं, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई 2-3 दफा उन्होंने बंदे की खाल उतरवा दी थी, जिंदा बंदे की। फिर एक क्योंकि कोई रूल्स नहीं थे, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था एज सच। फिर ये जो लुई ने कहा था, फ्रेंच एम्परर ने, कि आई एम द स्टेट, तो इन एसेंस इसका मतलब यही था कि वट एवर वी डू वो ठीक है, और जो हम हमारा दिल की हम करेंगे। सो द डेमोक्रेसी was the biggest revolution of humans in the history of humans. Democracy was the biggest feat of human resistance and biggest accomplishment of humans for themselves. And what is particular about this achievement, this victory of humans throughout the centuries of their existence, is will to be governed, not the whim and wish and mercurial volatile attitude of the people of the ruler. सो बादशाहत खत्म इस वजह से हुई है, बादशाहत को खत्म किस तरह किया गया? बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय बुक, बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाउ उस कॉन्स्टिट्यूशन से, उस सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से किसी को भी वो नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है किसी को भी। टॉपिक तक का तो हमारा मतलब तो ये हो गया। अब इसमें हम बातें क्या लिखेंगे? शाहान कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स क्रिटिकल माइंडसेट पैदा होता है कि पॉलिसीज को वो एनालाइज करें। आसिया कहती हैं कि एजुकेशन सिविक सेंस क्रिएट करता है। जाहिर कहते हैं कि जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेसी प्रमोट होती है। ईमान कहती हैं कि स्टैंड फॉर देयर राइट्स। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को कंसोलिडेट करें। यानी आप लोग मतलब समझ गए हैं। अब इसमें लिखेंगे क्या? अब हमने इसको कुछ शक्ल देनी है ना कोई। ये तो हमारे पास जनरली आइडियाज थे, क्यों अबू बकर? ये तो जनरली आइडियाज थे ना, अब इनको किसी एक्सेप्टेबल फॉर्म में भी तो लिखना है। अनीला ने हमें बताया, आसिया ने बताया, बासित ने बताया, शाहान ने बताया, तो अब इनको किसी किसी एक्सेप्टेबल फॉर्म में कैसे लिखें? कोई एक पॉइंट। एनी वन पॉइंट। It makes oneself aware of the rights and duties of the people to the society. अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस भी, चलो पहली चीज तो अवेयरनेस है। कोई एक पॉइंट बताएं, बोल के या लिख के, कोई एक, मुझे जिस तरह आउटलाइन में होना चाहिए। आउटलाइन में आप लिखेंगे क्या? हमारा पहला मेजर हेडर जो है ना वो डिसाइड हो गया। हम उसको कह देंगे कि जी पहला हमारा पॉइंट यही हो गया, मेन जो हेडिंग है, कि वाई एजुकेटेड पीपल कैंट बी लेड लाइक शीप्स, या वाई एजुकेटेड पीपल कैंट बी लेड फोर्सफुली। हमारी मेजर हेडिंग तो मतलब वो यही मतलब यही देना चाह रहा था। हमारी मेजर हेडर यही होगा कि वाई एजुकेटेड पीपल। सदी हमने अभी टॉपिक शुरू किया, आपका लेट ज्वाइन हुआ। टॉपिक हमारा ये था कि एजुकेटेड जो पीपल हैं उनको गवर्न किया जा सकता है, जबरदस्ती लीड नहीं किया जा सकता। ये हमारा टॉपिक था। तो इस पे हमने मैं पहला हेडर यही बनाया है कि क्यों नहीं, एजुकेटेड पीपल को क्यों हम जबरदस्ती लीड नहीं कर सकते। तो अब उसमें हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? राइटिंग में दे दे कोई बंदा कि पहला पॉइंट, कंप्लीट पॉइंट, एजुकेशन इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल, सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बिल्कुल, ये भी ठीक है।
प्रमोट एक्टिव सिटीजनशिप एंड विजिलेंस इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। कल्टिवेट से बॉर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास क्या चीजें निकल आई? सो व्हाट हैव वी गॉट फ्रॉम दिस? अब आ जाएं, अब हम पूरी डेमोक्रेसी को देखेंगे, एक पूरा साइकिल देख लें कि कैसे डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। एजुकेशन फोस्टर्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड द कैपेसिटी टू क्वेश्चन अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन पॉइंट है। तो साइकिल को देखें, सबसे पहले फंडामेंटली क्या चीज है इस सिस्टम में, एजुकेटेड लोगों में, जो बाकियों में नहीं है। लिमिटेड लिबर्टी एज नॉट टू इन्फ्रिंज अपॉन अदर्स राइट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? एजुकेटेड पीपल डिक्टेटरशिप को अलाउ नहीं करते, बल्कि पॉपुलर सॉवरेंटी के जरिए खुद को खुद रूल करते हैं। पहला पॉइंट, यानी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। पहले बात तो यहां से शुरू होगी ना, बात तो शुरू यहां से होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस स्टेट में दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज बाउंड बाय लॉज, नॉट बाय आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द रूलर्स, पहली बात। फिर उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या बल्कि यहां से बात शुरू कर लें कि आप में उसके उसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, दे आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल बिफोर पीपल। दूसरी बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी? जो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पहली बात तो ये है कि आप इसको यूं लिखेंगे, इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, आप ये कहेंगे कि पॉलिसी मेकर्स आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ये दो बातें इन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्टेड है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, सिर्फ ये नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाके बैठ गए हैं, कि जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन गए, बल्कि ये भी होता है कि एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है मैसेज। वो कैसे? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। अब ये आप सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे थे, सारे बहुत, था क्या कि आप में से अगर को 5-6 लोगों ने या 10 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ज्यादा से ज्यादा आपने 2 या 3 बातें की हैं, फिर उसके बाद रेपिटेशन शुरू हो गई है। तो आपका हर नेक्स्ट पॉइंट एक नया पॉइंट होना चाहिए, रेपिटेशन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेमोक्रेसी को एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इसके के तौर पे इसके सारे कंट्योर्स को देखना चाह रहा हूं। ये चीज आपकी राइटिंग में अक्सर लैक करती है, कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप छोड़ जाते हैं। तो इस तरह हम इसको देखेंगे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले आए, हम लोकल गवर्नमेंट ले आए, लोकल गवर्नमेंट आ गई। फिर एजुकेटेड पीपल जो हैं, उनको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होता है, सो उनके उनमें सिविक सेंस होता है, तो विजिलेंट होते हैं वो। तो इतना कह देना काफी, मतलब बहुत से लोग अब जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है एंड व्हेन पीपल have the knowledge of their rights, so they can question authority, well aware of their rights and duties that no can be subjugated easily। बिल्कुल, अब ये पॉइंट ठीक है, इस पॉइंट को पूरी तरह लिखा जा सकता है कि when educated masses are well aware of their rights and duties, so they cannot be subjugated easily। अब ये पूरा पॉइंट एज इट इज लिखा जा सकता है, ये पॉइंट पूरा है। उसके अलावा क्या बात आएगी? फिर अब ले आए पॉलिटिकल पार्टीज को, ले आए पॉलिटिकल पार्टीज को, ले आए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे देयर मैनिफेस्टोज, कि इन फ्यूचर वो क्या करने जा रही हैं, देयर प्लान्स, देयर फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्शंस, देन देयर मैनिफेस्टोज, देयर होल पॉलिटिक्स, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ विल ऑफ पीपल। तो पॉलिटिकल पार्टीज के रेफरेंसेस से एक बात हो गई। फिर
इलिटरेट सोसाइटीज में कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी इज अ वर्च्यू पर्टिकुलर ओनली टू एजुकेटेड पीपल। तो एजुकेटेड पीपल में अकाउंटेबिलिटी होती है। तो बाय स्ट्रिक्ट, बाय अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और फिर आप एक रूल ऑफ लॉ की बात कर लेंगे। अब हम समझ गए हैं कि इसको आगे, तो फिर ये मेन सेक्शन था। आगे तो फिर हम यही कह देंगे कि जो है वो एजुकेटेड लोगों की हमने बात की है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है ये कह लेंगे, या ये कह सकते हैं कि वाई डिस्पाइट एजुकेशन, वाई डिस्पाइट एजुकेशन freedom and justice have become rare commodities in the modern world। एजुकेशन है फिर भी ये चीजें नहीं है, एक ये भी डायमेंशन ऐड हो सकती है उसमें। फिर हम ये प्रोपेगेंडा की बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा करती है। उसमें हम स्टेट की पावर की बात कर सकते हैं कि स्टिल जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है वो स्टिल स्टेट के हाथ में है, पावर स्टिल स्टेट के हाथ में है। फिर हम उसमें ये भी बात कर सकते हैं कि लोग एजुकेटेड तो हो सकते हैं, पॉलिटिकल एपेथेटिक हो, पॉलिटिकली पॉलिटिकली पार्टिसिपेट ही ना करें। फिर हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो डिजिटल डिक्टेटरशिप है, जो हम जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उससे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जा सकता है। आप जो है वो इसकी बात कर सकते हैं पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो इस तरह लीड करते हैं कि इनडायरेक्टली उनकी सारी पॉलिसीज अथॉरिटेरियन होती हैं। कोई भी पॉपुलिस्ट लीडर देख लें, जैसे मोदी, अब उसकी बहुत सपोर्ट है लेकिन पॉलिसीज डेमोक्रेसी नाम की नहीं है। तो पॉलिसीज अथॉरिटेरियन होती हैं, वो दे लीड द पीपल बाय नोज, एंड पीपल आर हैप्पी in getting led by the authoritarian leaders because they have that moral legitimacy in the society। तो ये legitimacy, they have secured this legitimacy by controlling the minds of people। अब आप उसके कुछ जनरल चैलेंजेस बता के फिर वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, economic prosperity of a nation is directly proportional to level of literacy in it। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की पे बात हो गई। क्विकली बताएं इस पे हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आसान है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे हम क्या बातें कर सकते हैं? एजुकेशन कैसे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एजुकेशन के लिटरेसी रेट के? क्विकली बताएं। सदी कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताते जाएं, सब लोग बताएं जल्दी जल्दी से। इस टॉपिक पे हमने ज्यादा नहीं बोलना क्योंकि ये सीधा सीधा टॉपिक है, आसान है। रिजवाना सरफराज, आपके जहन में क्या आता है? सकलैन, इकबाल, वकास, यार 24 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ is directly, economic prosperity is directly proportional to level of literacy। सर इसमें हम ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह हेल्थ केयर कॉस्ट की हम रिडक्शन हो सकते हैं सर ड्यूरिंग पेंडेमिक क्राइसिस सर। बिल्कुल ठीक, जब बिल्कुल ठीक। वंडरफुल, एक पॉइंट हो गया हमारा। चलें इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको। सर इसमें सम हम फंडामेंटली या प्रिंसिपली ये कर सकते हैं विदाउट एजुकेशन जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, जिस तरह यहाँ पर आए थे मतलब यू वेरीफाई थिंग्स बिफोर, मतलब बिफोर वेरीफाइंग एनीथिंग यू कलेक्ट डेटा। जिस तरह सर पेंडेमिक में इस तरह हुआ था सर, मिस इन्फॉर्मेशन है था, कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज थे कि आपने ये नहीं करना है, सोशलाइज मतलब ये सोशल कॉन्टेक्ट इज जस्ट अमित ये वगैरह। तो जब इस तरह चीजें होते हैं सर तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है ये चीजें हो सकता है कि आप हेल्थ कॉस्ट जो है वो इन लॉन्ग टर्म आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आप अगेन सर ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। क्या जब आप अगर आपके मासेस लिटरेट है बिल्कुल सर, ठीक। कोस्टारिका एग्जांपल है सर, कोस्टारिका सर, इसी तरह ब्राजील वहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास सर। वहां पर मोमेंट्स चल रहे हैं सर, एजुकेटेड मतलब यंग पीपल
जी जी जी, बोले बोले। तो सर जिसकी वजह से वहां पर सर अभी जो वहां पर सर इस तरह एक जो है इन्वायरमेंटल हवाले से कुछ इस तरह मूवमेंट्स चले ब्राजील में, जो वो कह रहे कि अगर आपने ये जो फॉरेस्ट वगैरह इसको आपने ज्यादा डिग्रेड नहीं करना है, मतलब फॉर द कैपिटल पर्पस, जिससे मतलब ये चीजें भी हो सकता है। तो अगेन सर वी कैन लिंक दिस थिंग्स विद लिटरेसी, इकोनॉमिक मतलब इंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी आ सकता है, स्किल्स वगैरह भी आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थ्रू एजुकेशन, एंड अगेन इन रिटर्न वी गेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सर। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखिए सर, वहां पर फेसबुक हो, गूगल हो, बाकी चीजें इस तरह, मतलब वेरी फ्यू पीपल आर देयर जिसने बड़े बड़े सर इन्वेंशन के थ्रू एजुकेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं एजुकेशन लीड्स टू, मतलब आपके पास ह्यूमन कैपिटल आता है जिससे आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आता है, हेल्थ में भी, सोशल में भी। सबसे मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके मासिस लिटरेट है, मतलब अच्छा स्किल उनके पास है, तो वो आ सकते हैं। इंडिया हमारे पास एक केस इन पॉइंट है, माइक्रोस्कोप ने वहां पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर की है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बोलते जाओ, और क्या ध्यान में आता है? अच्छा, इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखें, आपका जो एनालिसिस था, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ सर, जी सर। आपका एनालिसिस दैट वाज वंडरफुल विद रिस्पेक्ट टू reducing challenges that ultimately lead to poor economic growth। तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं which lead to to sound economic growth, कुछ ऐसी चीजें। सर उसमें सबसे पहले सर इंक्लूसिव सोशल सिस्टम बहुत जरूरी होती है उसके लिए सर, जिस तरह मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाए जो इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड हो, रिलीजन हो, कलर हो, सेक्स हो, तो बिल्कुल जिससे ठीक। मतलब एक इंक्लूसिव ग्रोथ आ सकता है सर। ठीक है, चलें, दूसरा आप उसमें काफी सर, बोल लिया, आपने काफी बोल लिया, अब कोई और बोलता है। थैंक यू जी, बाकी कोई? सर इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड सिटीजनरी जो होती है वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर, बड़ी इफेक्टिव सॉफ्ट पावर के तौर पर यूज होती है अब्रॉड जो है वो, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में हमें जो वो बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर इसके अलावा जो हमारे पास अगर एजुकेशन होगी तो हम अपने जो इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही हैं उनको हम एम्ब्रेस कर सकेंगे, और अपने जो इकोनॉमिक जो हमने प्रोडक्शन करनी है या अपने इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने हैं उनको हम डाइवर्सिफाई कर सकेंगे। ये भी हो सकता है। और सर इसके अलावा ये हो सकता है कि एजुकेशन के जरिए हम जो है वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी का जो पोटेंशियल है हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उससे भी बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। एनीवन एल्स? तो ये सर। बिल्कुल ठीक, एनीवन एल्स? सर एजुकेटेड मासेस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं जो कि फिर एफडीआई हाँ, अट्रैक्ट ठीक करेगा। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हम एजुकेशन के थ्रू अपने अनटैप्ड पोटेंशियल्स को भी वो कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बलूचिस्तान में अगर कुछ रिसोर्सेज हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हम उनको अब तक उस तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इस पे अब बात करते हैं। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, वैसे भी टाइम इस मीटिंग का भी ख़त्म होने वाला है। ये इंशाल्लाह जल्दी ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास जनरली कुछ, हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ये जिसने कंट्रीब्यूट किया, हर किसी ने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स बताए। नसीम एंटरप्रेन्योरशिप का कह रही हैं, एडवांसमेंट इन टेक, एआई, एजुकेटेड कम्युनिटीज कैन क्रिटिसाइज पॉजिटिवली ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो यूं कह लेना कि साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं। इनडायरेक्ट जो है वो क्यों कहना है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जाहिर कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। सबा कहती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट इन अ कंट्री विच इन टर्न हिंजेस अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, बात आपने बिल्कुल ठीक किया, थोड़ा लंबा हो गया। जहीर कहते हैं कॉन्शियस इन द पीपल टू रिड्यूस प्रेजुडिसेस विच लीड टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब जरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझें कि कौन सी चीजें हैं जिनसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आनी है। नंबर वन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हम स्टेट के लेवल पे देखें तो हमें साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए।
गुड गवर्नेंस चाहिए। अब यानी हमें जो है वो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एनलाइटन लीडरशिप की बात है। अब जो जो लीडरशिप है ना, इसको हम बेसिकली पॉइंट गवर्नेंस बनाएंगे। गवर्नेंस में जो उसका केस इन पॉइंट या रेफरेंस बनेगा, ये प्रैक्टिस सब है ना, कि केस आप आउटलाइन लिखते हैं, जो एक सब हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे फिर आप एग्जाम्पल या केस स्टडी या रेफरेंस देते हैं। लीडरशिप को हम उसका रेफरेंस बना लेंगे। हमारे पास हम चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट है, whichever the way economy is working, whether it is complete market economy, whether it is completely nationalized economy या ये mixed economy है जैसे हमें, हमेशा हमेशा कभी भी प्राइवेट सेक्टर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो तमाम चीजें जो ग्रेटर गुड के लिए, जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर देगा। नामुमकिन बात है। प्राइवेट सेक्टर अगर एजुकेशन, मिसाल के तौर पे इसके एक एग्जांपल है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन मॉडल पे किसी सिटी में, किसी प्रोविंस में, किसी लोकेलिटी पे आपको वाटर देगा, आपको एजुकेशन देगा, लेकिन बिगर लेवल पे नहीं दे सकता। अल्टीमेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका स्टेक होल्डर है, जिससे एक्सपेक्टेशन है, वो तो गवर्नेंस है, वो तो गवर्नमेंट है। लिहाजा एक हमारा सबसे पहला पॉइंट ये बन सकता है कि साउंड गुड गवर्नेंस इंश्योर होती है, उससे साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स है। तो जहां पे भी है गवर्नेंस में, वो इम्प्लीमेंटेशन में है, वो पॉलिसी मेकिंग में है, वो जहां पे भी है, हमारे पास फंक्शनली स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स आएगा, हमारे पास गवर्नेंस अच्छी होगी और पॉलिसी मेकिंग साउंड होगी। तो क्या हम कहेंगे कि एजुकेशन रिजल्ट्स इनटू गुड गवर्नेंस coupled with sound economic policies। तो हमारे पास ये एक बात, एक पॉइंट हमारे पास मुकम्मल हो गया, गुड गवर्नेंस और साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। गुड गवर्नेंस एंड साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ए प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। हमारा मसलन हम बिल्कुल ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल में हम उसको फिर चीजें दे सकते हैं कि अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छी पॉलिसीज बनती हैं, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होता है। फिर क्लाइमेट चेंज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अब इकोनॉमी को भी याद रखना है कि कुछ जनरल हम ट्रेंड्स की बात करें, कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, इकोनॉमी के रेफरेंस से। क्लाइमेट चेंज आजकल इकोनॉमी के लिए इस हद तक बड़ा चैलेंज हो चुका है कि इसको मेंशन करना जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसका क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। जो क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसी से चैलेंजेस क्रिएटेड बाय क्लाइमेट रिजॉल्व होते हैं, जिससे इकोनॉमी फंक्शन करती है। तो हम एक ये पॉइंट भी बना सकते हैं। इनोवेशन एंड ग्रोथ, अब इंडस्ट्री को कहाँ ले गए आप? इनोवेशन फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन की बात हमने जो है वो चंद लोगों ने किया। इनोवेशन की एक बात आ जाएगी कि एजुकेशन के बगैर इनोवेशन हो नहीं सकती। अब ये जो आपका जो सारी डिस्कशन है ना, ये जो डिबेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पे आपकी जो ये यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन है, योर हायर एजुकेशन इज बेसिकली दैट रिसर्च, जिससे फिर इनोवेशन पैदा होती है। और यूएसए आज भी दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ऊपर है। उसके यूएस की यूनिवर्सिटीज का कोई मुकाबला, कोई चाइना, कोई सिंगापुर, मलेशिया नहीं मुकाबला कर सकता। इस वजह से आज भी वो ग्लोबल लीडरशिप है उनके पास। और चाइना के पास या किसी और कंट्री के पास आते आते बहुत वक्त लग जाएगा। दिस ट्रांजिशन वुड नॉट बी वेरी सडन एंड ड्रामेटिक। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर मास्टरी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इनोवेशन एंड ग्रोथ आती है। तो इनोवेशन एंड यानी एजुकेशन, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली एजुकेशन है। तो इनोवेशन एंड ग्रोथ से टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आती है, या टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है। तो आपकी असल में तो इंडस्ट्री है ना, या सर्विसेज हैं। तो आपका सर्विसेज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कोर है इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो एक ये पॉइंट आ जाएगा। फिर
आपके पास एक चीज है कि आपके पास कोई 100 मिलियन लोग पुअर हैं। अब ये है कि आपके 100 मिलियन लोग ही कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जीडीपी तो सम टोटल है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तो सम टोटल है। हम इस डिबेट में तो फिलहाल तो जा ही नहीं रहे कि एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ कोई अच्छे अच्छे फिगर्स हैं या नहीं, या इससे वाकई लोगों की प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है या नहीं। हम तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब ये जो 100 मिलियन आपका बंदा था जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे था, वो प्रोडक्टिव हो गया, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो कौन सी चीज इनेबल करती है? वो एजुकेशन है। एजुकेशन आपको, एजुकेशन में छोटे छोटे डिप्लोमास आते हैं, एजुकेशन में छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स आती हैं जिससे आप सर्विसेज सेक्टर में जा सकते हैं। इसमें आपकी सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, छोटे छोटे वर्क जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कह देते हैं, कोई छोटे छोटे स्मार्ट बिजनेसेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अनलिमिटेड पोटेंशियल इसका। तो असल में किसी भी मुआशरे में पॉवर्टी का सबसे बड़ा सोल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एजुकेशन जो है ये कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और पॉवर्टी कंट्रोल करती है। जिससे तो एजुकेशन लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप which reduces unemployment and poverty leading to economic growth। तो सीधा सीधा हमने बड़ा उसको सीधा सीधा आसान तरीन अल्फाज में लेकिन क्लैरिटी के साथ समझा दिया कि एजुकेशन से एंटरप्रेन्योरशिप आती है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है और पॉवर्टी कम होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ फिर उससे बढ़ती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, प्रोडक्टिव लेबर। अब इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ती है। आपका एक बंदा बीमार हो गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट का तो तकाजा है कि आपने उसको फिर अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ भी देनी है।